वेलकम टू आवर चैनल आयुर्जन और आज का हमारा टॉपिक है मेकोनियम एस्पायरेशन सिंड्रोम। तो अभी ये होता क्या है मेकोनियम एस्पायरेशन सिंड्रोम? तो इसमें क्या होता है, जो न्यूबॉर्न होता है वो या तो यूटेरस में या ड्यूरिंग द टाइम ऑफ पार्चुरेशन म्यूकोनियम को एस्पायर कर लेता है। उससे क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है हम लोग उसके बारे में देखेंगे। तो इन सबसे पहले हम लोग को देखना है कि म्यूकोनियम क्या होता है। तो म्यूकोनियम इज द फर्स्ट टाइम स्टूल दैट न्यूबॉर्न पास। तो क्या होता है, व्हाट इज मेकोनियम? स्टूल दैट न्यूबॉर्न passes फर्स्ट टाइम। तो यहाँ पे हम लोग फोटो देख सकते हैं कि ये मेकोनियम है जो फर्स्ट टाइम बेबी स्टूल पास करता है, उसको बोलते हैं मेकोनियम। अब ये किस कलर का होता है? तो सबसे पहले हम लोग कलर का देखेंगे, तो ये जनरली ब्लैकिश ग्रीन कलर का होता है। ये बात ध्यान रखना है, ये किस कलर का होता है? ब्लैकिश ग्रीन कलर का। अब ये जनरली विद कभी भी पास करता है। अगर कोई कंडीशन हुआ जैसे हाइपरटेंशन, तो वो यूट्रस में भी पास कर सकता है और आफ्टर बॉर्न होने के बाद भी पास कर सकता है। अभी हम लोग और जानते हैं कि मैकोनियम क्या होता है। तो मैकोनियम क्या होता है, कैसे बनता है, अभी उसके बारे में जानते हैं। तो एक छोटी सी डेफिनेशन है, उसको देखते हैं मैकोनियम की। एक सेकेंड। मैकोनियम इज अ स्टेराइल, ये कुछ वर्ड्स हैं जिन पे ध्यान देना है। स्टेराइल, थिक, ब्लैकिश ग्रीन, odorless odorless material that results from the accumulation of debris debris in fetal intestine during third month of gestation। तो यहाँ पे हम लोगों ने इसकी मैकोनियम की डेफिनेशन देखी। तो यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड हैं जो हमें ध्यान रखना है कि मैकोनियम कैसा होता है। स्टेराइल होता है, थिक होता है, ब्लैकिश ग्रीन कलर का होता है और ओडरलेस होता है, ओडरलेस मटेरियल है। अब ये बनता क्यों है? तो ये जनरली बनता है थर्ड मंथ ऑफ जेस्टेशन में। किस वजह से बनता है? तो डेब्रीज जो है उसके एक्युमुलेशन से बनता है फीटल इंटेस्टाइन में। तो ये इसकी डेफिनेशन है जो हम लोगों को ध्यान रखनी है। ये बेसिक पॉइंट्स है, स्टेराइल, थिक, ब्रैकिश ग्रीन एंड ओडरलेस मटेरियल है। अभी इसका जो ये कलर होता है, ये ब्लैकिश ग्रीन क्यों होता है? तो ये जनरली होता है बिलीवर्डिन की वजह से। किसकी वजह से? बिलीवर्डिन। और यहाँ से दो तीन क्वेश्चन एक्स्ट्रा बनते हैं कि ये जनरली पास करता है अगर डिलीवरी के बाद सब कुछ नॉर्मल है तो फर्स्ट और सेकेंड डे पे मेकोनियम पास करता है। बट अगर थर्ड और फोर्थ डे की बात कर रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पर वो किस कलर का स्टूल पास करता है? तो जनरली यहाँ पर ग्रीनिश कलर का स्टूल पास करता है, ये भी बिलीवर्डिन की वजह से। तो इस वाले स्टूल को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन स्टूल। अब एक और क्वेश्चन बनता है कि जब 3 से 4 दिन हो जाते हैं उसके बाद जो न्यूबॉर्न का स्टूल होता है वो किस कलर का होता है? तो वो हो जाता है येलो कलर का। किसकी वजह से? तो बिली रूबिन की वजह से कैसा हो जाता है? तो गोल्डन येलो कलर का, गोल्डन येलो कलर। ओके, ये हो गए हमारे मेकोनियम की डेफिनेशन और कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स। अभी हम लोग देखते हैं कि मेकोनियम जो होता है वो उसका कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, कि मैकोनियम के कंपोनेंट्स क्या क्या हैं। तो सबसे पहला कंपोनेंट है कि ये जनरली लिक्विड है तो इसमें वाटर होगा। अभी वाटर कितना होगा? तो 72 से 80% ऑफ वाटर होता है। अगर ऑप्शंस में सिर्फ ऐसा 70 to 80 है तो जनरली प्रिफर करना है किसको? 80% को। ये बात ध्यान रखना है। यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है कि जो हमारा ब्रेस्ट मिल्क होता है उसमें कितने परसेंटेज ऑफ वाटर होता है?
तो उसमें हम लोग को ध्यान रखना है कि उसमें होता है 88% ऑफ वाटर। तो ये एक्स्ट्रा पॉइंट था कुछ। अब हम लोग वापस आते हैं कंपोनेंट ऑफ मेकोनियम पर। तो हम लोगों ने देख लिया कि वाटर से मेड होता है क्योंकि लिक्विड है। इसके बाद क्या है कि वो कहाँ एक्युमुलेट हो रहा था, तो इंटेस्टाइन में। तो वो इंटेस्टाइन की भी कुछ चीजें अपने साथ रखता होगा। क्या क्या है वो चीजें? सपोज वहां की सेल्स डी स्क्वेमेटस सेल्स ऑफ इंटेस्टाइन, या जीआईटी कुछ भी बोल सकते हैं। सेकंड और क्या होगा इंटेस्टाइन? तो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल म्यूसिन, ये हो गया। और क्या हो सकता है? इंटेस्टाइनल सिक्रीशन, इंटेस्टाइनल सिक्रीशन। और क्या? तो बाइल प्रोटीन हो सकता है, बाइल वगैरह। और क्या हो सकता है? तो अभी ये मिकोनियम है, तो इसमें और जो बेबी होता है वो क्या एक्सपायर करता रहता है जब वो वोम में होता है? तो एमनियोटिक फ्लूइड एक्सपायर करता है। तो मेकोनियम में इसका भी अमाउंट होगा एमनियोटिक फ्लूइड का। और क्या क्या हो सकता है? तो इसमें हो सकता है लेनुगो। अभी लेनुगो क्या होता है? तो जो हेयर्स होते हैं उसको बोलते हैं। वेट अ मिनट, लेट मी ऐड अ फोटो ऑफ इट। एडिटेड अ फोटो, एक्चुअली टू फोटोज। तो लेनुगो क्या है कि ये जो अबंडेंट हेयर्स होते हैं शोल्डर और बैक पर, इनको बोलते हैं। और क्या मिल सकता है? तो एक लास्ट होता है क्या, ये वर्निक्स कैसियोसा, जो ये सेकंड फोटो में देख सकते हैं, वर्निक्स कैसियोसा, वर्निक्स कैसियोसा। अभी इसका काम क्या होता है? तो ये इंसुलेशन में हेल्प करती है, हेल्प्स इन इंसुलेशन एंड मेंटेन टेम्परेचर। तो इसको हम लोग ध्यान रखेंगे कि इसके कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। अभी हम लोगों ने देख लिया, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी देख लिए। अब हम लोग इससे आगे कंटिन्यू करते हैं कि जो कॉमन कॉज क्या है, मोस्ट कॉमनेस्ट कॉज ऑफ डिस्ट्रेस इन अ प्री टर्म, टर्म और पोस्ट टर्म। तो प्री टर्म में क्या हो सकता है कॉमन डिस्ट्रेस, कॉमनेस्ट कॉज ऑफ डिस्ट्रेस? तो हम लोगों ने पढ़ा है कि जो प्री टर्म होता है उनमें सर्फेक्टेंट की कमी होती है। अभी सर्फेक्टेंट की कमी होने की वजह से, सर्फेक्टेंट की कमी होने की वजह से उनका जो लंग्स होता है वो फुल्ली मैच्योर नहीं होता है। लंग्स आर नॉट फुल्ली मैच्योर। तो इनसे उनको क्या होने का चांस है? तो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। तो इसकी वजह से वो लोग डिस्ट्रेस में रहते हैं। अभी टर्म बेबी क्यों डिस्ट्रेस में होता है? तो यहां पर एक बात बस ध्यान रखना है। अभी TTN, ट्रांजिएंट टेकिपनिया ऑफ न्यूबॉर्न, ये बस अभी ध्यान रखना है, इसके बारे में आगे बताया जाएगा। अब नेक्स्ट आता है पोस्ट टर्म का डिस्ट्रेस क्या होता है? तो वो होता है म्यूकोनियम एस्पायरेशन सिंड्रोम। ये स्ट्रेसफुल कंडीशन होती है कि अगर जो बेबी है वो बहुत लॉन्ग टर्म पर अबव 42 ईयर्स अगर यूटरस में है, तो वो क्या कर सकता है? मेकोनियम पास कर सकता है, और पास करने के साथ वो एस्पायर भी कर सकता है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकती है न्यूबॉर्न को। इसीलिए ये एक स्ट्रेसफुल कंडीशन है, कॉमनेस्ट कॉज है। तो यहां पर क्या हो सकता है? फीटस कैन पास स्टूल if mother had any स्ट्रेसफुल कंडीशन। तो ये हम लोगों ने कॉमनेस्ट कॉज देख लिया डिस्ट्रेस का। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि क्या सिर्फ पोस्ट टर्म बेबी होते हैं जो मेकोनियम पास कर सकते हैं? तो क्या होगा इसका आंसर? तो नहीं, और भी रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से जो बेबी है वो मेकोनियम पास कर सकते हैं। तो कौन कौन से हैं वो रीजन? तो सबसे पहला रीजन है ऑल्सो IUGR। तो ये भी इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन जो जिन बेबीज का होता है, जिस फीटस का होता है, वो भी मेकोनियम पास कर सकते हैं। तो अभी क्यों, कैसे करते हैं ये देखते हैं हम लोग। और इससे पहले एक और कंडीशन होती है जिसमें क्या होता है, जो बेबी होता है वो मेकोनियम पास कर देता है। तो वो कंडीशन क्या होती है? वो होती है बेबी की पोजीशन। कौन सी? तो ब्रीच पोजीशन, ब्रीच पोजीशन। अभी ब्रीच पोजीशन क्या होता है?
तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि ये हो गई सिफेलिक, ये हो गई ब्रीच और ये हो गई ट्रांसवर्स। याद कैसे रहेगा? तो एक ट्रिक है छोटा सा, ब्रीच इक्वल्स टू बटक, ऐसे बी से बी कॉमन हो गया, बस ध्यान रखने के लिए, जिसमें ये बटक्स जो होते हैं वो पहले आते हैं। इसमें भी बेबी जो होता है वो मेकोनियम पास कर सकता है। अभी हम लोग का अगला है कि आईयूजीआर के केस में कैसे जो बेबी है वो मेकोनियम पास कर रहा है, तो इसको हम लोग समझेंगे। आईयूजीआर, अभी आईयूजीआर की कंडीशन कैसे डेवलप हुई? बहुत सिंपल है, मैटरनल एनीमिया, मदर जो है वो एनीमिक है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, उसका बीपी लो है, मतलब सॉरी हीमोग्लोबिन लो है, और भी अदर कॉज हो सकते हैं किसके, आईयूजीआर होने के। इसकी वजह से, आईयूजीआर होने की वजह से उसमें ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन है, जिसकी वजह से वो जो बेबी है वो किस में जाएगा, हाइपोक्सिया में जाएगा। अभी हाइपोक्सिया में जाने के बाद वो उसके बॉडी में क्या होगा, ऑक्सीजन की कमी होगी, CO2 का अमाउंट बढ़ेगा, तो वो क्या करेगा, गैस्प करेगा, ऐसे गैस्पिंग, जिसकी वजह से क्या होगा, उसके बॉडी में एक हार्मोन है मोटिलिन हार्मोन, वो क्या हो जाएगा, उसका अमाउंट बढ़ जाएगा। अभी मोटिलिन नाम से ये समझ आ रहा है कुछ तो मोबिलिटी करने का, तो ये मोबिलिटी, तो ये जीआई जो हमारी इंटेस्टाइन है उसकी मोबिलिटी क्या करेगा, वो बढ़ा देगा। अभी उसने मोबिलिटी बढ़ा दी तो हमारे जो फीटस है उसकी पेरिस्टालसिस बढ़ गई होगी, और वो क्या करेगा, मेकोनियम पास कर देगा। तो आईयूजीआर के केस में भी मेकोनियम पास हो सकता है। और क्या होगा, अभी हाइपोक्सिया की कंडीशन है। हाइपोक्सिया की कंडीशन में हम लोगों ने देखा था कि क्या होगा, कि इसके जो लंग्स में एल्वोलाई है उसमें क्या हो जाएगा, एटेलेक्टिस, मतलब इसके एल्वोलाई जो है वो पिचक जाएंगे, ऐसा होगा। तो ये हम लोगों ने देख लिया कि अदर देन पोस्टम कौन कौन से बेबीज मेकोनियम पास कर सकते हैं। अभी हम लोग इसकी फिजियोलॉजी को देखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान से देखना। अभी हम लोग देखते हैं इसकी फिजियोलॉजी के बारे में, इस बात को ध्यान रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये पूरा एक फ्लो चार्ट के फॉर्म में है, और इस वीडियो में यहीं तक होगा, क्योंकि वरना वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये दो कंडीशंस हैं, ये 2 कंडीशंस हैं जिसमें बेबी जो हो रहा है वो मेकोनियम पास कर रहा है, मेकोनियम पासेस। ये 2 कंडीशन है, पहली दूसरी। अभी पहली कंडीशन क्या हो सकती है, पर्टिकुलरली इफ पोस्ट डेटेड है, मतलब उसका प्रेगनेंसी का टर्म हो चुका है और वो आगे कंटिन्यू हो रहा है, तो इस केस में क्या होगा, फिजियोलॉजिकल मेकोनियम पास, फिजियोलॉजिकल मेकोनियम पैसेज। दूसरी कंडीशन क्या है, अभी फीटल कंप्राइज, मतलब फीटल कंप्राइजेस, मतलब इसका कि फीटस जो है वो कंप्रोमाइज कर रहा है। कंप्रोमाइज कैसे कर रहा है, सपोज कंडीशन है हाइपोक्सिया की कंडीशन है, या कॉर्ड कंप्रेशन है, कोई भी कंडीशन है जिसकी वजह से फीटस जो है वो स्ट्रेस के अंदर है, ऐसा है फीटल कॉम्प्रोमाइज जो भी, यस, तो कॉर्ड कंप्रेशन। अभी इसकी वजह से क्या होगा, वो मेकोनियम पास कर देगा, मेकोनियम पासेज। अभी ये फीटल जो है वो कंप्रोमाइज क्यों कर रहा है, तो जनरली यहाँ पे मदर, अगर मैटरनल हाइपरटेंशन है, या मदर को सीजर्स हो रहे हैं, या और भी बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, ETC, तो इन दोनों की वजह से मेकोनियम पास होगा। अभी मेकोनियम पास हो गया तो क्या करेगा, जो न्यू बॉर्न है वो मेकोनियम को एस्पायर कर लेगा, तो जिससे एक कंडीशन बनेगी, क्या है वो, मेकोनियम स्टेन्ड एमनियोटिक फ्लूइड, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, MSAF। ये कंडीशन बनी कि जो एमनियोटिक फ्लूइड है उसमें मेकोनियम आ गया है, तो मेकोनियम स्टेन्ड एमनियोटिक फ्लूइड। अब यहाँ पे 2 कंडीशन होगी। अभी ये फीटल कंप्रोमाइज का जो पार्ट है उसको छोड़ देते हैं, अभी हम लोग मेकोनियम स्टेन्ड एमनियोटिक फ्लूइड के आगे देखते हैं। तो यहाँ पर भी 2 कंडीशन दिखाई गई हैं। तो 2 कंडीशन क्या है, कि जो बेबी है वो मेकोनियम को एस्पायर कब करेगा, ये 2 कंडीशन है।
या तो जब उसका डिलीवरी हो रहा होगा, पोस्टपार्टम एस्पायरेशन, पोस्टपार्टम एस्पायरेशन। और सेकंड कंडीशन क्या है कि वो यूटरस में ही है, इन यूटेरो गैस्पिंग। तो ये दो कंडीशन थी जिसमें फीटस ने मेकोनियम एस्पायर किया है। तो इन दोनों कंडीशन में क्या हुआ है, मेकोनियम को एस्पायर किया गया है, मेकोनियम एस्पायरेशन। अब मेकोनियम के एस्पायर करने से तीन कंडीशंस बनेंगी, जनरली क्या डेवलप होंगी। मेकोनियम जो होगा वो हमारे लंग्स में जाएगा, मेकोनियम गोज इनटू लंग्स, जिसकी वजह से वो क्या करेगा, कॉज थ्री चेंजेस, थ्री चेंजेस करेगा वो हमारे लंग्स में। जिसमें से अभी यहाँ पे हम लोग एक छोटे से डायग्राम से समझते हैं इसको। ये हमारी ट्रैकिया है जो बाइफरकेट हो गई T5 पे, और ये हमारे प्यारे से लंग्स हैं, ये हो गए हमारे लंग्स। ओके, तो ये ऐसे ऐसे। ओके, तो अभी यहाँ पे क्या होगा, तो मेकोनियम एस्पायर कर लिया और एस्पायर करके वो लंग्स में गया। अभी लंग्स में जाने के बाद वो क्या करेगा, सबसे पहला क्या होगा, पेरीफेरल एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन। अभी हम लोग ये डायग्राम देखते हैं लंग्स का। पेरीफेरल मतलब दूर, यहाँ कहीं पे या यहाँ कहीं पे, पेरीफेरी साइड। वो क्या करेगा, मेकोनियम जो होगा वो ऑब्स्ट्रक्शन करेगा, ये हो गया पेरीफेरल। दूसरा कहाँ ऑब्स्ट्रक्शन करेगा, प्रॉक्सिमल, प्रॉक्सिमल एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन। अभी प्रॉक्सिमल क्या होगा, तो जनरली यहाँ पर बाइफर्केशन के टाइम यहाँ पर कर सकता है। और तीसरा क्या होगा, अभी तीसरा जर्नल हो गया कि वो इन्फ्लामेशन या केमिकल, इन्फ्लामेटरी एंड केमिकल निमोनाइटिस करेगा, मतलब हमारे लंग्स में। तो वो क्या होगा, इन्फ्लामेटरी एंड केमिकल निमोनाइटिस। अभी आइटिस का मतलब तो पता ही है, इन्फ्लामेशन होना। तो ये तीन कंडीशन डेवलप होंगी जब जो फीटस होगा वो क्या करेगा, मेकोनियम को एस्पायर करेगा। अभी हम लोग देखते हैं पेरीफेरल को। पेरीफेरल में क्या होगा, पेरीफेरल की दो कंडीशन होंगी। अभी वो पेरीफेरी में या तो कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा होगा या फिर पार्शियल ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा होगा। ओके, अगर कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा होगा तो हमारे जो एल्वोलाई हैं वो क्या होंगे, वो कंप्रेस हो जाएंगे। क्या कर वो मतलब बिल्कुल ऐसे, उनमें क्या होगा, एटेलेक्टिस हो जाएगा, एटेलेक्टेसिस होगा। अब अगर पार्शियल होगा तो क्या होगा, बॉल वॉल इफेक्ट। अभी हम लोग देखते हैं इसको क्या बोलते हैं, बॉल वॉल इफेक्ट क्या होगा। बॉल वॉल इफेक्ट, ये एटेलेक्सिस के बाद ये वेंटिलेशन और परफ्यूजन जो होगा वो मिसमैच्ड हो जाएगा, क्योंकि वहां पे एल्वोलाई स्मॉल हो गया है तो कुछ हो ही नहीं सकता अभी। हाँ, तो अभी हम लोग, और ये बॉल वॉल इफेक्ट के बाद क्या होगा, एयर ट्रैपिंग। बस एक सेकेंड, हम लोग अभी इसको समझते हैं, जिसकी वजह से एयर लीक होगा। अभी एक सेकेंड दीजिए, हमको पहले समझने दीजिए बॉल वॉल इफेक्ट क्या है। तो बॉल वॉल इफेक्ट कुछ नहीं है, ये हमारे सपोज एंडिंग ब्रांच है एल्वोलाई की। तो यहां पर क्या हो रहा है कि मूव, ये जो एयर है, एक सेकेंड, ये जो एयर है वो अंदर आ रही है, ठीक है। और अंदर तो यहाँ पे ये डिपॉजिट हुआ है, ये जो ऑब्स्ट्रक्शन हुआ था पेरिफेरल वो पार्शियल हुआ है। यहाँ पर एयर आ तो रही है, बट एयर क्या है, जो है वो वापस नहीं जा पा रही है, एयर जो है वो वापस नहीं जा रही है। तो एयर मूव इन बट एयर डज नॉट मूव आउटसाइड कॉजिंग ट्रैपिंग ऑफ एयर। तो वही ऊपर हमने बताया कि एयर क्या हो रही है, ट्रैप हो रही है। अभी एयर ट्रैप हो रही है तो वो क्या करेगी, यहाँ पे प्रेशर बनाएगी। तो प्रेशर बनाने की वजह से ये जो एल्वोलाई है ना वो क्या होंगे, ऐसे राउंड शेप के हो जाएंगे। प्रेशर बनाने की वजह से यहाँ से बाहर नहीं जा पा रही है, वो यहीं पे ऐसे प्रेशर बना रही है। तो और ये जब बहुत लंबे टाइम तक रहता है तब यहाँ पे क्या कॉज हो जाता है, तो एम्फाइसीमा हो जाता है, जिसमें क्या होती है, एयर अंदर तो आ रही होती है बट बाहर नहीं जा पा रही होती। यही होता है बॉल वॉल इफेक्ट। तो ये हम लोगों ने देख लिया। अभी हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। तो ये हो गया, और
इसके बाद अभी हम लोग इन्फ्लामेशन वाले पॉइंट पे जाते हैं। अभी इन्फ्लामेशन हुआ है, जो न्यूमोनाइटिस है हमारा, मतलब जो लंग्स है उसमें इन्फ्लामेशन हुआ है। इन्फ्लामेशन होने की वजह से कैसी कंडीशंस डेवलप होंगी, तो यहाँ पे कंडीशन जब डेवलप होगी हाइपोक्सिया की। अभी हाइपोक्सिया होने के बाद हाइपर कैपनिया, जिसकी वजह से बॉडी में CO2 बढ़ेगा और डेवलप होगी एसिडोसिस। ये हो गया। अब ये इधर, यहाँ पे ये वाला पॉइंट जो हम लोगों ने छोड़ा था, यहाँ पे क्या होगा कि कंटिन्यू कॉम्प्रोमाइज, मतलब अभी भी स्ट्रेसफुल कंडीशंस बनी हुई हैं। कॉम्प्रोमाइज, तो इसमें क्या होगा कि जो हमारा पल्मोनरी वैस्कुलेशन, मतलब जो हमारा जो लंग्स है, फीटस का जो लंग्स है, उसकी रीमॉडलिंग होगी। रिमॉडलिंग ऑफ पल्मोनरी वैस्कुलेचर, तो उसकी वजह से क्या होगा, परसिस्टेंट पल्मोनरी हाइपरटेंशन। तो अभी हम लोग इसको यहीं पर रुकते हैं। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इसके क्लिनिकल फीचर्स और जो भी पॉइंट है इसका मैनेजमेंट वगैरह कॉम्प्लिकेशन, उसको देखेंगे। तो तब तक के लिए बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड नाइट।